हेलो स्टूडेंट। आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत जो अध्याय तृतीय मानव प्रजनन पर जो हम बात कर रहे थे उसके अंतर्गत आज युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस पर हम बात करेंगे। यानी कि आज का टॉपिक हमारा है युग्मक जनन। युग्मक जनन से तात्पर्य है कि युग्मकों का बनना, यानी कि युग्मक बनने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं युग्मक जनन। अर्थात हम ऐसे भी कहेंगे द्विगुणित प्राथमिक जो जनन कोशिकाएं हैं उन जनन कोशिकाओं से अगुणित युग्मकों का निर्माण व विभेदन की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं युग्मक जनन। या हम ऐसा कहेंगे कि मनुष्य के जनन कोशिकाएं कौन सी होती हैं? टेस्टिज और ओवरीज। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। तो सिंपल अर्थों में आपको समझना है कि युग्मकों की बनने की जो प्रक्रिया है, और ये जो युग्मक जनन की जो प्रक्रिया कहाँ हो रहा है? मनुष्य के जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? टेस्टिज और ओवरी होती हैं। इनमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं, उसी को युग्मक जनन कहते हैं। वृषण में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंडाशय में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु बनते हैं। युग्मकों में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो देह कोशिका के आधी होती है। यानी कि देह कोशिका में जैसे 2n या मनुष्य की हम बात कर रहे हैं तो 46 गुणसूत्र। और अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो जो युग्मक बने, जो शुक्राणु अंडाणु बने, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि 23 हो जाती है। अतः देह कोशिकाएं द्विगुणित 2n तथा युग्मक अगुणित n होती हैं। ये जो प्रक्रिया है, यानी कि युग्मक जनन की जो क्रिया है, ये पुरुष तथा स्त्री के प्राथमिक जनन अंगों में होता है। पुरुष में प्राथमिक जनन अंग वृषण और स्त्री में प्राथमिक जनन अंग होता है अंडाशय। अब जो युग्मक जनन है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन, दूसरा oogenesis अंड जनन। तो कभी अगर प्रश्न पूछे कि युग्मक जनन कितने प्रकार के, तो दो लिखना है, शुक्र जनन और अंड जनन। अब हम पहले शुक्र जनन पर बात कर लेते हैं कि शुक्र जनन क्या है। पुरुष के वृषण में उपस्थित द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित सक्रिय सूक्ष्मदर्शी नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। तो जैसा कि इसको अगर सिंपल शब्दों में कहें तो शुक्राणुओं की बनने की क्रिया शुक्र जनन या शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है। It is the formation of haploid microscopic and functional male gametes spermatozoa from the diploid reproductive cells spermatogonia present in the testes of male organism। अब ये शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है ये दो चरणों में पूरा होता है, यानी कि इसको हम दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला स्पर्मेटिड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और दूसरा होता है शुक्र का अंतरण यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया दो चरणों में पूरा होता है। पहले बनते हैं स्पर्मेटिड्स बनते हैं, उसके बाद तब होता है जब स्पर्मेटिड बन जाते हैं तो शुक्र का अंतरण की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम स्पर्मेटिड का निर्माण, यहाँ पर शुक्र जनन की एक यहाँ पर डायग्राम दिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, ये वृषण टेस्टिज, इसमें सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे क्या बनते हैं, क्या होते हैं, प्रीमोडियल जो जर्म सेल्स हैं, इनमें समसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया बना, ये देखिए जो कि द्विगुणित होते हैं। तो इस प्रकार से अंत में ये 4 स्पर्म सेल यानी कि हैप्लॉइड होते हैं जो उनका निर्माण होता है। तो स्पर्मेटिड के निर्माण में 3 परावस्थाएं होती हैं। सबसे पहला गुणन परावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा वृद्धि परावस्था ग्रोथ फेज, और तीसरा होता है परिपक्वन परावस्था यानी कि मैच्योरेशन फेज। सबसे पहले हम गुणन परावस्था पर बात कर लेते हैं। इस परावस्था में जो वृषण की जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं कि जनन एपिथेलियम में उपस्थित द्विगुणित जो प्रीमोडियल जर्म सेल हैं जिसको कहते हैं प्राथमिक जननिक कोशिकाएं अथवा मोनोसाइट भी कहा जाता है। इसमें तेजी से समसूत्री विभाजन होता है और बार बार विभाजन होने से अनेक द्विगुणित गोल शुक्राणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, और ये स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित होती है। तो गुणन परावस्था में ध्यान आपको रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है जो द्विगुणित होती है। दूसरा आता है वृद्धि परावस्था। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया बनती है इनमें आप देखेंगे कि पोषक पदार्थ संचित हो जाते हैं और इस कारण इन कोशिकाओं
का आकार 2 गुना बड़ा हो जाता है। अब इन कोशिकाओं को अब हम कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इस दौरान ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये स्वयं को अर्धसूत्री विभाजन हेतु तैयार करती हैं और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो शुक्र जनन की जो वृद्धि प्रावस्था है, वो छोटी होती है और अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था बड़ी होती है। कहने का मतलब है कि शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था से बहुत छोटी होती है। तो ये वृद्धि प्रावस्था में आपने देखा प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है जो द्विगुणित होती है। अब आते हैं परिपक्वन प्रावस्था। इस प्रावस्था में जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स हैं उसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या आधी अर्थात 23 होती है और इसके बाद जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बना उसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है और 2-2 अगुणित स्पर्मेटिड बनते हैं। यानी कि इस प्रकार एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं जो अगुणित गोल अचल होते हैं और इसी के रूपांतरण से शुक्राणु बनते हैं। मतलब कहने का है कि स्पर्मेटिड में रूपांतरण होता है और वो शुक्राणु कोशिका का निर्माण करता है। अगले पर आते हैं हम शुक्र कायंत्रण। शुक्र कायंत्रण में क्या है कि स्पर्मेटिड का क्रियाशील चल स्पर्मेटोजोआ में रूपांतरण की क्रिया को शुक्र कायंत्रण कहते हैं। क्योंकि स्पर्मेटिड जो है अचल निष्क्रिय गोल होते हैं क्योंकि उनमें अधिक कोशिका द्रव्य होता है। तो ये जो है जब क्रियाशील चल स्पर्मेटोजोआ में रूपांतरित हो जाते हैं तो इस क्रिया को शुक्र कायंत्रण कहते हैं। शुक्र कायंत्रण के फलस्वरूप जो शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म सेल बनते हैं, तो सर्तोलीय कोशिकाएं उनको उनका पोषण करती हैं, उनको आधार देती हैं और सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो सर्तोलीय कोशिकाएं शुक्राणु को आधार देती हैं, इसलिए सर्तोलीय कोशिकाओं को आलंबन कोशिकाएं भी कही जाती हैं। अब इस प्रावस्था का जो मुख्य उद्देश्य है कि शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाना। इसके अंतर्गत निम्न परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला केंद्रक आरएनए केंद्रिका वो प्रोटीन की हानि के कारण सघन व संकीर्ण तथा अग्रभाग नुकीला हो जाता है। गॉल्जिकाई का अधिकांश भाग एक्रोसोम बनाता है जबकि शेष ह्रासित गॉल्जिकाई शेष गॉल्जिकाई कहलाता है। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु का आवरण बनाता है। साइटोप्लाज्म का ह्रास हो जाता है परंतु कुछ भाग शुक्राणु की पूंछ का आच्छाद बनाता है। पांचवा है प्रत्येक स्पर्मेटिड का सेंट्रियोल शुक्राणु की ग्रीवा बनाता है और छठवां है डिस्टल सेंट्रियोल एक्सोनेमी का निर्माण करता है। तो ये शुक्र कायंत्रण में ये निम्न परिवर्तन होते हैं और शुक्राणु कोशिका का या जिसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं का निर्माण होता है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कुछ प्रश्नों पर शुक्र जनन से संबंधित, युग्मक जनन से संबंधित। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। युग्मक जनन से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोनों के नाम बताइए। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में निम्न हार्मोन शामिल होते हैं जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स GRH, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH, तीसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH और चौथा एंड्रोजेन और पांचवा इनहिबिन। ये शुक्र जनन की प्रक्रिया में सम्मिलित हार्मोन्स के नाम है। तो आपको इस प्रकार से इनका आंसर देना है। अगला प्रश्न इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या है। तो क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहला सहायक नलिकाओं के जो कार्य हैं, पहला काम है कि ये वृषण से शुक्राणुओं को क्या करते हैं, मूत्र मार्ग द्वारा बाहर लाने का कार्य करते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो वृषण है, वृषण से शुक्राणुओं को आगे पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरा है कि ये शुक्राणुओं का संग्रहण करती है। ये शुक्राणु को अस्थायी रूप से अपने आप में जमा रखती है, उनका पोषण करती है, उनको सक्रिय बनाए रखती है। अब आते हैं पुरुष की सहायक ग्रंथियों के क्या काम है। जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स हैं, उनके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला ग्लैंड्स या कार्य है कि जो पुरुषत्व द्रव्य है का स्राव करना और उनसे जो है शुक्राणुओं को सक्रिय करता है। यानी कि जो पुरुषत्व जो द्रव्य है